नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल GKS क्लासेस में। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए सल्तनत काल। आइए चर्चा करेंगे सल्तनत काल में। तो सबसे पहले दोस्तों देखने वाली बात ये है कि जैसे हम बात करेंगे सल्तनत काल की, तो देख रहे होंगे आप, यहाँ पर दिख रहा है आपको, लिखा हुआ है सल्तनत काल के वंश क्रमानुसार। ठीक है दोस्तों, कैसे? क्रमानुसार। आगे बात करेंगे दिल्ली सुल्तानों के शासन काल में बंदर, ये लिखा है आपके सामने देखो, बंदगान खास ए शाही। तो यहाँ पर देखिएगा, बंदगान खास ए शाही गुलामों को कहा जाता था। किसे कहा जाता था? गुलामों को। तो बंदगान खास ए शाही कहा जाता था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे क्वेश्चन करता है दिल्ली सुल्तानों को क्या कहा जाता था या उनके गुलामों को क्या कहा जाता था, तो बंदगान खास ए शाही कहा जाता था। दोस्तों आगे ट्रिक लिखी हुई है आपके पास, इसमें चाहो तो चर्चा कर सकते हो और चाहो तो आप गौर ही मत करना। देखिएगा ट्रिक क्या लिखी है, गुल खिला तू सोलो में। दोस्तों क्या लिखा है? गुल खिला तू सोलो में। अगर आप याद रखो इतना सिर्फ कि दिल्ली सल्तनत काल के जो वंश थे उसमें क्या लिखा गया था? गुल खिला तू सोलो में। इसका मतलब क्या है? तो एक एक बात आप देखिएगा। गुल का मतलब दोस्तों गुलाम वंश से है, खिला का मतलब खिलजी वंश से है, तू से मतलब तुगलक वंश से है, सो से मतलब सैयद वंश से है और लो से मतलब लोदी वंश से है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पांच के पांचों वंश आपके सामने मैंने एक ट्रिक के माध्यम से बता दिए। देखिए गुलाम वंश जो चला था 1206 से 1290 चला। उसके बाद जो आपका खिलजी वंश चला 1290 से 1320 चला। उसके बाद जो आपका तुगलक वंश था 1320 से 1398 चला। और जो आगे आपका सैयद वंश है ये 1398 से 1451 चला। और जो लोधी वंश है ये 1451 से लेकर 1526 तक चला। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है ना दोस्तों? तो ये आपके ट्रिक के माध्यम से आपको मैंने ये बताया कि एक्चुअल में सल्तनत काल के जो वंश थे वो कितने थे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे दोस्तों आपके गुलाम वंश में। किसमें चर्चा करेंगे दोस्तों? गुलाम वंश में। तो सबसे पहले आप देखेंगे गुलाम वंश, मामलुक वंश या फिर आप कह सकते हो दास वंश। ठीक है, दास वंश भी इसका नाम हो सकता है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, आइए हम चर्चा करते हैं आगे। सबसे पहले गुलाम वंश जो आपका 1206 से लेकर 90 तक गया। देखिएगा दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है आपके सामने गुलाम वंश। मैंने आपको बताया 1206 से लेकर 90 तक गया था। ठीक है दोस्तों, तो बात करेंगे सबसे पहले गुलाम वंश की, कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताऊं उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, कैसा क्या इसका हिसाब किताब था। तो एक छोटे से पॉइंट में लेके मैं चर्चा करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति था जिसका नाम था दोस्तों गौरी। पूरा नाम था इसका मोहम्मद गौरी। आपने अच्छी खासी मात्रा में इसका नाम सुना होगा। दोस्तों ये जो गौरी था ये कहते हैं गौरी का गुलाम था। कौन था? गौरी का गुलाम था। तो ये गौरी के साथ भारत आया था जब गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था उसके बाद क्या होता है कि वो एक जगह नमाज पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था दोस्तों? नमाज पढ़ रहा था। तो नमाज पढ़ने में ही कुछ गोखरों ने उसकी हत्या कर दी थी। तो नमाज पढ़ते पे ही उस पर अटैक कर दिया गया था और उसे मार गिराया गया था। जब वो मर जाता है तो अपनी जो पदवी है, जो अपना कार्यकाल है, वो इसे सौंप जाता है। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसका गुलाम था, वो यहाँ पर शासन करता है। आइए कुतुबुद्दीन ऐबक पे चर्चा करें। देखिए दोस्तों ये 4 साल शासन इसने चलाया, 1206 से लेकर 1210 तक। देखिए एक स्थान पड़ता है तुर्किस्तान। तो ये तुर्किस्तान का था। तो ये एक तुर्क जनजाति का व्यक्ति था। एक व्यापारी द्वारा ये निसापुर के बाजार में लाया गया था, जहां उसे अजीज कुफी ने, जो एक अबू हनीफ के वंशज थे, ठीक है, इमाम अबू हनीफ के वंशज थे, उन्होंने खरीद लिया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी के साथ ये भारत आया था, मैंने ऊपर बताया था। और इसकी उदारता के कारण इसे लाख बख्श जो है नाम दिया गया था। लाख बख्श का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो ध्यान रख लो, लाखों का दान करने वाले को लाख बख्श कहा जाता है।
इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो लाहौर बनाई थी। ठीक है ना दोस्तों, राजधानी क्या बनाई थी? ध्यान रखना, लाहौर बनाई थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? तो लाहौर बनाई थी। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसने दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डलवाई थी। ठीक है, कहाँ? दिल्ली में। ध्यान रखना दोस्तों, इसमें क्वेश्चन जब पुटअप करते हैं इससे तो क्वेश्चन पूछता है कि निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण जो पूर्ण करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था, जो इसका दिमाग था। ठीक है, इसका काम केवल नींव डलवाने का था, फर्स्ट फ्लोर की। उसके बाद देखिए, कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ये भी इसने बनवाई थी। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी इसने करवाया था। उसके बाद दोस्तों अगर आगे बात करें तो ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह जो है इल्तुतमिश से करवा दिया था। ठीक है, जब ऐबक की मृत्यु हुई 1210 ईस्वी में, तो चौगान खेलते हुए ये घोड़े से गिर गया था और वहीं पर मर गया था। तो चौगान दोस्तों एक गेम होता है। चौगान क्या होता है? तो एक गेम होता है, तो वो खेलते हुए इसकी जान चली गई थी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बात करते हैं। देखिएगा दोस्तों, आगे आपके सामने यहाँ पर है आराम शाह। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बेटा था वो था आराम शाह। ठीक है, तो आराम शाह 1210 से लेकर 1211 तक। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद लाहौर के अमीरों ने जल्दबाजी में उसे दिल्ली का शासक बना दिया, जो एक अयोग्य शासक था। कहने का मतलब ये इतना इसके अंदर ज्ञान नहीं था, इतनी इसके अंदर समझदारी नहीं थी कि ये शासन चला सकता। अंततः 6 महीने तक इसने राज किया और 6 महीने में ही इसने बेड़ा गर्क कर दिया दिल्ली का। उसके बाद क्या हुआ? आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश वहां का शासक बन जाता है। ठीक है, वहां की शासन जो है संभाल लेता है, वहां की बागडोर संभाल लेता है। तो ये इसका ज्यादा कार्यकाल नहीं था दोस्तों, केवल 6 महीने इसने काम किया था। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो चूंकि मैं भी यूपी का हूं और ये उस समय इल्तुतमिश जो था बदायूं का गवर्नर था। कौन था? बदायूं का गवर्नर, जब उसकी हत्या हुई थी। किसकी? कहने का मतलब है जब कुतुबुद्दीन ऐबक मर गया था और ये आराम शाह उसमें बैठ गया था, तब जो ये इल्तुतमिश था ये बदायूं का गवर्नर था, या फिर आप सूबेदार कह सकते हो। इसे दिल्ली का सुल्तान कहते हैं। मतलब दिल्ली, अगर क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली का सुल्तान किस शासक को कहा जाता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इल्तुतमिश को कहा जाता है। आगे बात करें तो एक बात और ध्यान रखिएगा, सुल्तान बनते ही उसने कुतुबी और मुइज्जी सरदारों के विद्रोहों का दमन किया, जो वहां पर मतलब अपना ज्ञान दिया करते हैं कि नहीं यार साम्राज्य ऐसे नहीं ऐसे चलाओ। ठीक है, उसने उनका दमन करने का मतलब उनका विश्वास ना करना। ठीक है, उसके बाद क्या किया इसने कि एक अपना खुद का गुट बनाया जिसका नाम दिया गया था चालीसा दल। ठीक है, क्या नाम दिया गया था? चालीसा दल। तो देखिए दोस्तों नीचे दिया गया है, देखिए इसने 40 गुलाम सरदारों का एक गुट बनाया जिसे तुर्कान ए चहलगानी, इसके नाम ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी, चारगान या फिर चालीसा दल कहा जाता है। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण इसने पूरा करवाया था, पीछे इस बात में मैंने चर्चा की थी। अजमेर की मस्जिद भी इसने बनवाई थी। उसके बाद इक्ता प्रथा चालू करवाई थी जिसका संबंध भूमि से है। उसके बाद आगे बात करेंगे, इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे। ये क्वेश्चन पूछता है कि शुद्ध अरबी के सिक्के किसने चलवाए थे? तो इल्तुतमिश ने चलवाए थे। इन्होंने रजिया को अपना, जब इनकी मौत होती है, जब इनकी मृत्यु होती है दोस्तों, तो ये अपने बेटे को सुल्तान ना बनाकर अपनी बेटी को सुल्तान बनाने की घोषणा कर जाते हैं। ठीक है, तो रजिया को अपना उत्तराधिकारी इन्होंने बनाने का फैसला किया था। तो दोस्तों ये था आपका इल्तुतमिश का शासन। तो देखिए आराम सा 1210 से 11 तक कुल मिला के 6 महीने ही रह पाया था। ठीक है, क्योंकि 10 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो 6 महीने रहने के बाद 11 से लेके 36 तक जो है इल्तुतमिश शासन चलाते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, देखिएगा दोस्तों, अगला जो शासक आ जाता है आपका, वो आ जाता है रुकनुद्दीन फिरोज। कहीं कहीं दोस्तों रुकनुद्दीन लिखा है, क्या क्या? रुकनुद्दीन। ठीक है, और कहीं कहीं जो लिखा हुआ है रुकनुद्दीन लिखा हुआ है। तो ध्यान रखें, इससे कंफ्यूजन मत लेना। ठीक है, तो कहीं कहीं रुकनुद्दीन और कहीं कहीं रुकनुद्दीन फिरोज लिखा हुआ है। आइए आगे बात करेंगे हम। तो जैसे बात करेंगे हम
रुकनुद्दीन फिरोज की 1236 की बात है। ये शासन नहीं चला पाया, ये भी एक प्रकार से आप ये समझ सकते हो कि अयोग्य थे। ठीक है, इसके बाद जो शासन है, क्योंकि वहाँ के जो सरदार थे जिन्हें हम अमीर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वहाँ के जो अमीर है वो नहीं चाहते थे, ठीक है, कि रजिया शासन संभाले। वो सोचते थे कि स्त्री है, इस चक्कर में उसे शासन में नहीं बैठना देना चाहते थे, तो ये बैठ गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब शासन ये नहीं चला पाया तो शासन जो है वो चला गया तुर्कान के पास, जो इनकी माँ थी, या आप कह सकते हो इल्तुतमिश की पत्नी थी। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो। तो फिर शासन की जो बागडोर चली गई वो चली गई इनकी तुर्कान के पास, जिनका पूरा नाम था इनकी माँ का शाह तुर्कान। ठीक है ना दोस्तों, तो उन्होंने कुछ समय शासन चलाया। फिर देखिए जब मजबूरन बस कुछ नहीं हो पाता, तब जाके जो वहाँ के अमीर थे उस बात को स्वीकार करते और रजिया को शासन में बैठाल देते हैं। ठीक है, वो भी जबरदस्ती के तौर पर रजिया बैठी, क्योंकि रजिया बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थी और श्रेष्ठ प्रशासक थी और अपने पिता की तरह एक बहादुर योद्धा भी थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों वो भी आपकी रजिया ही है। देखो वह पुरुषों की तरह सुसज्जित होकर खुले दरबार में बैठती थी। भटिंडा, अगर दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ मैं आपको। देखो जैसे यहाँ पर भटिंडा का जिक्र आ ही गया है, तो देखो क्या बात है यहाँ पर कि मैंने आपको बताया कि भटिंडा के प्रशासनिक प्रमुख अल्तुनिया से विवाह करने का निश्चय किया। निश्चय क्यों किया था दोस्तों, इनके उसमें एक वो था, इनके साम्राज्य में एक व्यक्ति था जिसका नाम था दोस्तों याकूब। क्या नाम था? याकूब। ठीक है, तो जो याकूब था ना, उससे कहते हैं कि ये प्रेम करती थी, उससे कहते हैं ये प्रेम करती थी। कौन? रजिया। तो इससे प्रेम करती थी। इसको उन्होंने, रजिया ने इसे, जो याकूब है, इसे अश्व का जो वो होता है कि घोड़े का अस्तबल जो होता है उसका मुखिया बना दिया था। और मुखिया बनाने के बाद क्या होता है कि वो उसको, मतलब जब कहते हैं कि इससे प्रेम करती थी रजिया, हुआ क्या कि वहाँ के जो सुल्तान थे, मतलब जो अमीर वगैरह थे, वो नहीं चाहते थे, वो सोचते थे यार ये गलत है। अंततः क्या होता है, जो भटिंडा का शासक था अल्तुनिया, वो उसकी हत्या कर देता है। किसकी? याकूब की। हत्या करने के बाद इससे जबरदस्ती वो विवाह करने के लिए इसे अपने साथ ले जाता है और उठा ले जाता है इसे। ठीक है, क्योंकि ये अल्तुनिया काफ़ी अच्छा शासक था, उसके पास सेना थी, सब कुछ था, वो अल्तुनिया को ले जाता और जबरदस्ती विवाह करने का निर्णय लेता है। तो उन्होंने सोचा, रजिया ने, कि अभी अगर हम, मान लो ये अगर हमें मार देगा तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, हम ऐसा करते हैं कि इससे शादी कर लेते, फिर इसे पुनः वापस ले जाएंगे अपने यहाँ और हम शासक फिर बन जाएंगे। तो इसने ये सोचा और वो शादी करने का निर्णय ले लेती है। फिर दोस्तों क्या होता है कि देखिए, विवाह करने का निश्चय किया और अपने साथी के साथ दिल्ली चली गई। ठीक है, 13 अक्टूबर 1240 को वह बहराम से पराजित हुई और अगले ही दिन दोनों का दोस्तों कत्ल हो जाता है। कहने का मतलब हत्या कर दी जाती है। एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, इसके कब्र के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आपको। पहले जो रजिया की कब्र थी वो अल्तुनिया के साथ दफनाई गई, लेकिन फिर लोगों ने सोचा कि यार ये प्रेम तो याकूब से करती थी, तो इसकी कब्र खोदी गई और खोद के उसे निकाला गया रजिया को, और फिर उसे उसके याकूब के साथ पुनः दफनाया गया था। ये बात ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग मुद्दा था। उसके बाद दोस्तों देखिए, जब रजिया शासन चलाती है 36 से लेकर 40 तक, तो आगे देखो क्या होता है। हाँ, 40 से लेकर 42 तक मुइजुद्दीन बहराम शाह। कौन था दोस्तों? मुइजुद्दीन बहराम शाह। कितना? 40 से लेकर 42 तक। तो इसने सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए एक पद निकाला जिसका नाम दिया गया नायब पद। क्या नाम दिया गया दोस्तों? नायब पद। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बस इतना ही याद रखेंगे आप, इसने और कुछ इतना बड़ा काम नहीं किया था जिस पे हम चर्चा करें। तो 1240 से 42 2 साल शासन चलाया। एक ही इसने अच्छा काम किया था कि सुल्तान का पद कम करने के लिए इसने नायब नामक नए पद का गठन किया था दोस्तों। आइए दोस्तों, तो देखो 42 तक हो गया, आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आगे आ जाइए। आगे अगर मैं बात करूं तो देखिए अलाउद्दीन मसूद शाह आता है। कौन आता है दोस्तों? अलाउद्दीन मसूद शाह। देखिए 40 सरदारों में से बलवन को अमीर हाजिब बनाया। देखिए इसने एक गलती कर दी, इसने बलवन को अमीर हाजिब बनाया। ठीक है, धीरे धीरे बलवन ने अपने हाथों में एकत्र सारी शक्ति कर ली, अपने हाथों में सारी शक्ति एकत्र कर ली, ऐसा कह सकते हो आप। तो उसने जो है ना, बहुत पावर अपने आप में ले लिया। किसने?
बहुत पावर ले लिया था। किसने ले लिया पावर अपने हाथों में? तो बलवन ने ले लिया दोस्तों, ठीक है। बलवन ने इसके पास रहकर अपने आप को इतना पावरफुल बना लिया था जिसका कोई जवाब नहीं था। अंततः क्या होता है, ये उतना बढ़िया नहीं था और अलाउद्दीन मसूद जो है, या आप कह सकते हो मसूद शाह को कैद कर लिया गया। और कैद करने के बाद दोस्तों क्या कर लिया गया? कैद कर लिया गया और नसरुद्दीन महमूद को जो है सिंहासन पर बैठा दिया गया, ठीक है। देखिए नसरुद्दीन महमूद की बात करें तो ये दोस्तों 46 से लेकर 66 तक शासन ले जाता है। फिर क्या होता है, अगस्त 1249 में बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन महमूद से कर दिया। दोस्तों किताबों की माने तो कहते हैं कि जो नसरुद्दीन महमूद था ये बहुत ही कमजोर वर्ग का आदमी था। देखिए बहुत ही गरीब व्यक्ति था। कहते हैं कि ये टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। तो ये क्वेश्चन है अपने आप में कि टोपी सीकर जीवन यापन करने वाला कौन सा शासक था? तो नसरुद्दीन महमूद था। बलवन ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया इसके साथ और 7 अक्टूबर 1249 ईस्वी को सुल्तान ने बलवन को जो है उलूग खां की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि उलूग खां की उपाधि किसे दी गई थी? तो बलवन को दी गई थी। किसने दी थी दोस्तों? ध्यान रखना, नसरुद्दीन महमूद ने दी थी। उसके बाद आगे देखिए, मैंने पॉइंट नोट कर रखा है यहाँ पे कि ये एक मध्यम वर्ग का व्यक्ति था। तो देखो दोस्तों ये 66 तक ले गया। उसके बाद हम बात करेंगे 66 आगे। देखिए जैसे आगे अगर मैं बताना चाहता हूं आपको, देखिए गयासुद्दीन बलबन 1266 से 86 तक रहा, ठीक है। 66 से 86 तक दोस्तों ये भी बहुत बढ़िया शासन चलाया था इसने। एक हिसाब से देखो तो ये एलवरी जाति का था, ठीक है ना। कौन सी जाति का था दोस्तों? एलवरी जाति का था। उसके बाद देखिए बलबन ने स्वयं को फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित एक जो वंश बताया था इसने कि मैं किस वंश का हूं, तो अफरा सियाब वंश बताया था। किसी किताब में अफसर सियाब लिखा हुआ है, तो मुख्य रूप से अफरा सियाब वंश का इसको बताया जाता है। इसने खुद को बताया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे देखिएगा, आगे अगर हम चर्चा करें, इल्तुतमिश ने, मैंने आपको बताया था ऊपर की 40 दल का निर्माण किया था जिसे चहलगानी भी नाम दिया गया था। ये बात ध्यान रखेंगे। उस दल को इसने जो है समाप्त कर दिया था, ठीक है। उसी का ये शासक था। ये इल्तुतमिश के पूरे परिवार को खत्म कर देता है जो है बलबन, ठीक है ना। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लौह की नीति चलाई थी, या लौह और रक्त की नीति चलाई थी, उल्टा भी कह सकते हो। कहने का मतलब रक्त और लौह नीति या लौह और रक्त नीति किसने चलाई थी? तो ध्यान रखेंगे बलबन ने चलाई थी। दोस्तों ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। आगे देखिए, इसने सिजदा और पाबोस भी चालू कराया था। क्या चालू कराया था? सिजदा एवं पाबोस। तो सिजदा एवं पाबोस किसने चालू कराया? बलबन ने चालू कराया। तो क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। सजदा का मतलब होता है भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पाबोस का मतलब होता है सुल्तान के चरणों को चूमना। क्योंकि इसका एक मानना था कि जो शासक होता है ना, उसकी मान्यता जो होती है वो ईश्वर की तरह होती है, भगवान की तरह। वो खुद को भगवान समझने लगा था। समझने क्या लगा था? ये सोचता था ऐसा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अपनी तुलना हमेशा भगवान से किया करता था कि जो कुछ हूं मैं ही हूं। उसके बाद क्या होता है, जैसी व्यवस्था भी लागू की जिनका उद्देश्य साफ तौर पर सुल्तान की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना था। देखिए बलबन के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन दो फारसी कवि थे। उसके बाद और भी काम है दोस्तों इसके। जैसे मैं बात करूं, इसने एक उत्सव चालू करवाया था जिसका नाम था नौरोज उत्सव। क्या था दोस्तों? नौरोज उत्सव, ठीक है। तो ये नौरोज उत्सव भी इसने चालू करवाया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। नौरोज उत्सव किसने चालू करा? तो इसी ने चालू करवाया था, ठीक है। उसके बाद आगे बात करेंगे तो इसने जो वृद्ध मतलब जो वृद्ध लोग थे और जो मतलब जो वृद्ध थे और जो बेरोजगार लोग थे, ठीक है, उनको पेंशन देने की योजना भी इसी ने चालू करवाई थी दोस्तों। वृद्ध और बेरोजगारों को पेंशन देने की योजना बलबन ने ही चालू की थी। इसने एक और नियम बनाया था कि नमाज पढ़ने का समय जो होगा दिन में 5 बार होगा। ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये इसकी मैंने कुछ उपलब्धियां आपको बता दी। आगे देखिए दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट बात, आखिरी जब हम पॉइंट बात करेंगे तो 1287 से लेके 1290 तक की बात करेंगे, ठीक है। 3 साल की बात करेंगे। तो कैकुबाद कौन आया दोस्तों? कैकुबाद आया। तो कैकुबाद ये बहुत कामुक और विलासी होने के कारण शीघ्र ही दरबार के षड्यंत्रों का शिकार हुआ। कहने का मतलब है ये बहुत ही अच्छा इंसान था, मतलब दुश्मनों की चालों से वाकिफ नहीं था,
ठीक है, आप ऐसा कह सकते हो। देखिए इस वंश का जो अंतिम शासक था ना दोस्तों, वो था शमसुद्दीन आपका एक मिनट, हाँ, शमसुद्दीन क्यूमर्स था। ठीक है, कौन था दोस्तों? शमसुद्दीन क्यूमर्स था। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जैसे क्वेश्चन पूछता है सल्तनत काल का अंतिम शासक कौन था, तो शमसुद्दीन क्यूमर्स था। भाई कहते हैं शमसुद्दीन क्यूमर्स की जब मौत हुई थी ना, वो लकवा मारने से हुई थी। ठीक है दोस्तों, लकवा एक बीमारी होती है, तो लकवा मारने से शमसुद्दीन क्यूमर्स की मौत हो गई थी। और उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। थोड़ा सा एक मुद्दा है, उसे आप समझ लीजिएगा, नोट में मैंने आपके सामने नोट करा रखा है। ठीक है, देख लीजिएगा जल्दी से। हाँ, देखिए अमीर खुसरो के बारे में हम यहाँ चर्चा करना चाहते हैं आपसे। देखिए अमीर खुसरो, इसका जो मूल नाम था ना दोस्तों, इसका मूल नाम मोहम्मद हसन था और गुरु इसके जो थे निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है, जन्म इसका कहाँ हुआ था? अमीर खुसरो, बहुत क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अमीर खुसरो से। ठीक है, तो जन्म जो अमीर खुसरो का हुआ था वो कासगंज। दोस्तों पहले किताबों में अगर होगी ना आपकी पुरानी किताब, उसमें एटा लिखा होगा। क्या लिखा होगा? एटा। तो एटा दोस्तों उसमें परिवर्तन कर दिया गया था और नया जिला बना दिया गया था, जिससे कासगंज में अब वो पढ़ने लगा। ठीक है, तो कासगंज उत्तर प्रदेश। उपाधि दोस्तों तूतीय हिंद की दी गई थी। किसकी उपाधि? तूतीय हिंद। तो तूतीय हिंद के नाम से कौन जान जाए? अमीर खुसरो। फिर देखिए सितार एवं तबले का आविष्कारक भी इन्हें माना जाता है। किसका? सितार एवं तबले का आविष्कारक भी इन्हें माना जाता है। तो दोस्तों ये बात थी थोड़ी सी आपकी अमीर खुसरो के बाद। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये थी डिटेल आपकी किसकी? गुलाम वंश की। जल्दी हम अन्य वंशों के साथ मुलाकात करेंगे। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे हम अगले पार्ट के साथ।